आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। अवेकनिंग क्लासेस अब बच्चों के लिए एक वीकली करंट अफेयर की सीरीज लाया है। ये सीरीज बहुत यूनिक रहेगी क्योंकि इस सीरीज में ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे प्लस उसके लिंक्ड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी साथ ही साथ देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें इवन फॉर यूपीएससी, ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट हुई है उन सबको कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज इसरो मतलब इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिसेंटली अपने पीएसएलवी रॉकेट के साथ सिंगापुर की 2 सैटेलाइट को लॉन्च करा है। तो न्यूज क्या है कि इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट की हेल्प से सिंगापुर की 2 सैटेलाइट को लॉन्च करा है। इन दोनों सैटेलाइट का नाम आपको पता होना चाहिए, टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4। तो ये 2 सैटेलाइट कहाँ की है? सिंगापुर की। और इसको किसने लॉन्च करा है? इसरो ने अपने पीएसएलवी रॉकेट के साथ। और कहां से लॉन्च करा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, अगर तो ये इंडिया की सैटेलाइट होती तो इनके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता, बट ये सिंगापुर की सैटेलाइट है तो इनकी इतनी नॉलेज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देख लेते हैं पीएसएलवी के बारे में। देखो पीएसएलवी क्या है? एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। देखो इसरो का पहला जो लॉन्च व्हीकल था ना उसका नाम था एसएलवी। इसरो का पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा था? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आप याद रखना। अब उसके बाद इसरो ने बहुत सारे व्हीकल्स लाए, मतलब रॉकेट्स लाए। व्हीकल स्टैंड फॉर रॉकेट, उसमें एक है पीएसएलवी। पीएसएलवी आपने याद रखना एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एक ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें हमने लिक्विड स्टेज का यूज करा था। मतलब रॉकेट के बीच में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसमें हमने लिक्विड स्टेज का यूज करा था। पहला ऐसा इंडिया का लॉन्च व्हीकल था, आपने याद रखना है। हमारे इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन हुए हैं पुराने, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 नहीं, जो चंद्रयान 1 हमारा मून मिशन था, पहला मून मिशन, वो भी हमने पीएसएलवी की हेल्प से लॉन्च करा था। इसी तरह हमारा जो मोम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसके ऊपर मंगलयान मूवी भी बनी है, वो भी हमने पीएसएलवी की हेल्प से लॉन्च करा था। 2013 में ये लॉन्च हुआ था। और अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, आई होप पीएसएलवी आपको क्लियर हो गया। इसी तरह अब हमारे पास एक जीएसएलवी भी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी हेल्प से हम हैवी सैटेलाइट जो है उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने की यूज करते हैं। तो जीएसएलवी का जो मार्क 3 वाला वर्जन है ना, जीएसएलवी मार्क 3 जिसे कहते हैं, इसको हम बाहुबली भी कहते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत हैवी लोड जो है वो स्पेस में जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि हमने एसएसएलवी को लॉन्च करा है। ठीक है, एसएसएलवी क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक ऐसा रॉकेट है जिसकी हेल्प से हम स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। मतलब अगर कोई सैटेलाइट जिसका वेट 500 केजी से कम है उसको लॉन्च करने के लिए हम एसएसएलवी का यूज करेंगे। देखो पहले क्या होता था, अगर हमें कोई छोटी सैटेलाइट भी लॉन्च करनी होती थी हम पीएसएलवी या जीएसएलवी का यूज करते थे, तो उसमें बहुत खर्चा आता था। तो अगर हमें अब स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम सिंपली किसकी हेल्प से लॉन्च कर सकते हैं? एसएसएलवी की हेल्प से। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला कंप्रीहेंसिव रूल बनाए हैं अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, और इस इन रेगुलेशन का नाम क्या है? मिका। देखो क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट मतलब यूरोप के पार्लियामेंट की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की। उसने क्या किया है? रिसेंटली एक रेगुलेशंस बनाए, उन रेगुलेशन का नाम है मिका, आपने याद रखना है। मिका स्टैंड फॉर मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट। अब ये किसके रिलेटेड रेगुलेशन बनाए हैं? अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी। देखो क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? डिजिटल करेंसीज हैं। जैसे हम करेंसी नोट लेके 10 रुपए का नोट लेके दुकान में जाते हो, आपको कुल्फी मिलती है, मतलब वो क्या एक करेंसी नोट है। इसी तरह डिजिटल करेंसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी जो कि अनरेगुलेटेड है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे क्या है? बिटकॉइन है, इरिथोरियम है। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी क्रिप्टो करेंसीज है। ये एक अनरेगुलेटेड करेंसी थी। इनको कोई भी, जैसे इंडिया की करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करता है ना, आप कोई भी हमारे पास जो नोट होते हैं उनके ऊपर किसका साइन होता है? आरबीआई गवर्नर का। मतलब वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही चलता है, वो एक रेगुलेटेड है। बट जो क्रिप्टो करेंसी थी वो रेगुलेटेड नहीं थी। इनको रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोप में एक बिल लाया है, एक रेगुलेशन लाया है जिसका नाम है मिका, आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है, ये उन करेंसीज के लिए है जो अनरेगुलेटेड है। बट अगर कोई ऐसी करेंसी है जो यूरोप का सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, ठीक है, या करेंसी डिजिटल करेंसी जो है बैंक इशू कर रहा है, वो उस करेंसी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ने अभी डिजिटल रुपी को लॉन्च करा है। ठीक है, डिजिटल रुपी जो लॉन्च किया, अब ये तो इंडिया द्वारा एफिलिएटेड है ना, तो ये ऑलरेडी रेगुलेटेड है। इसी तरह यूरोप में जो ऑलरेडी रेगुलेटेड जो करेंसी है उनके ऊपर ये रेगुलेशन काम नहीं करेगा, ये सिर्फ उनके ऊपर काम करेगा जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, जैसे
मैंने एग्जांपल बताई, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, स्टेबल कॉइन्स हो गया, इन सब के ऊपर ये काम करेगा। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मीका जो इनिशिएटिव है वो किसका है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट का है फॉर अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी, और मीका की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, देखो एक कमीशन है चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो मैंने पॉलिटी के लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन करा हुआ है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो बिल्कुल ये किस एक्ट के थ्रू बनी है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ये एक्ट 2005 में आया था। इसके एक्ट के थ्रू एक बॉडी बनी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी ने रिसेंटली गाइडलाइन इशू करी है कि एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट, मतलब पहले असेस करना जरूरी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा कि एक जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा कि नहीं। देखो ये क्या केस है, इनको मैं इजिली आपको समझाता हूं। देखो जुवेनाइल वर्ड यूज होता है बच्चों के लिए, ठीक है। जुवेनाइल वर्ड किसके लिए यूज होता है, बच्चों के लिए जिनकी एज 18 साल से कम होती है। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए वो कोर्ट में नहीं जाता है, उसके लिए एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, तो वहां पर उसका मुकदमा चलता है। उसका केस जो है वो कोर्ट में नहीं चलता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसका केस नहीं चलता। बट अगर आप 18 प्लस हो और अगर आप क्राइम करते हो तो इंडियन पीनल कोड, आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत आपको सजा मिलती है। बट एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2015 में। उस एक्ट में ये बोला गया कि अगर कोई जुवेनाइल हीनियस क्राइम करता है, हीनियस मतलब बहुत गलत क्राइम करता है, जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट है या रेप वगैरह वाला केस हो जाता है या मर्डर वगैरह वाला केस हो जाता है, ये कोई छोटे मोटे क्राइम नहीं, ये एक हीनियस क्राइम है। इस केस में क्या किया जाएगा कि वो जो जुवेनाइल है, जो 16 से 18 साल की उम्र में है, अगर कोई जुवेनाइल, उसका एक टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट मतलब उसकी फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, उसका मेंटल टेस्ट किया जाएगा। मेंटल टेस्ट में ये पता किया जाएगा कि क्या ये मेंटली इतना अलर्ट है कि ये इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। अगर ये मेंटली बहुत ज्यादा अलर्ट है इस क्राइम को करने के लिए, तो इसको हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जब हम इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो इस पे जो मुकदमा चलेगा वो किस में चलेगा, कोर्ट में चलेगा, ना कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। तो यही बेसिकली ये न्यूज है। न्यूज क्या थी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ने कुछ गाइडलाइन इशू करी कि कैसे प्रीलिमिनरी असेसमेंट की जानी चाहिए अंडर सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ताकि हम चेक करें कि एक जुवेनाइल जो है उसको एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 2005, और ये किसके अंडर आती है ये भी आप याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। जुवेनाइल क्या होता है आपको पता चल गया। जुवेनाइल को मेन कोर्ट में नहीं उनका मुकदमा चलता है, बच्चों का मुकदमा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू ही होता है। बट अगर वो हीनियस क्राइम करेंगे तो उनकी एक प्री असेसमेंट की जाएगी और फिर उनको एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज भी हैं इसके रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज लॉकबिट रैंसमवेयर। देखो रैंसमवेयर क्या होते हैं आपको पता है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है और मैंने भी एक्सप्लेन करा हुआ है। मालवेयर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, जो वायरसेस, ये सारे मालवेयर्स में आते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब करने के लिए यूज होते हैं, हमारा सीक्रेट डेटा निकालने के लिए, किसी भी तरह से किसी भी फोन का सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए हम मालवेयर का यूज करते हैं। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अब इसी तरह की एक टाइप है रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर का यूज बेसिकली किस लिए किया जाता है, किसी का, जैसे सपोज करो मेरा फोन कोई हैक कर ले और मुझे बोले तो मुझे पैसे दो फिर तुम्हारा फोन में अलो करूंगा, ठीक है, दैट इज नोन एज रैंसमवेयर। अब लॉकबिट रैंसमवेयर रिसेंट न्यूज में है, क्योंकि ये एक रैंसमवेयर है जिसको किस लिए बनाया गया है, मैक के डिवाइसेस को टारगेट करने के लिए। मैक डिवाइसेस मतलब एप्पल के डिवाइसेस के लिए। देखो माना जाता है एप्पल बहुत सिक्योर है, ठीक है, माना जाता है एप्पल बहुत सिक्योर है, बट इसके भी डिवाइसेस को टारगेट किया जा रहा है लॉकबिट रैंसमवेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये क्रिप्टो वायरस है। क्रिप्टो वायरस इसलिए कहा जाता है, देखो वायरस तो ये है सबको पता है, बट क्रिप्टो इसलिए कहा जाता है कि जब ये आपके मैक के डिवाइस को बंद कर देगा ना, तो ये आपको बोलेगा आप क्रिप्टो करेंसी दो, मतलब आपने जो पैसा देना है वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में देना है, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, वो कहां से आएगी कहां पे जाएगी किसी को पता नहीं चलना। तो इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा मांगता है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा दोगे तभी आपका डिवाइस जो है उसको डीक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है लॉकबिट रैंसमवेयर किसके लिए बनाया गया है, मैक डिवाइसेस के लिए है, और ये क्रिप्टो वायरस है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में ये पैसा मांगता है, ठीक है। क्विक डाइजेस्ट में देख लेते हैं रैंसमवेयर क्या है। एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो हैकर्स यूज करते हैं
किसी यूजर को ब्लॉक कर देते हैं, उसका क्रूशियल डाटाबेस को ले लेते हैं और बाद में उससे पैसा मांगते हैं उस डाटाबेस को वापस देने के लिए। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना। और आप ये भी याद रखना है, ये जो रैंसमवेयर है ये जो है लॉकबिट रैंसमवेयर सेल्फ स्प्रेडिंग है, मतलब इसको स्प्रेड करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सेल्फ स्प्रेडिंग है, खुद ही स्प्रेड हो जाएगा। एक बार आपके इसने लैपटॉप में या आपके फोन में एंटर कर दिया तो ये खुद ब खुद ही वापस डिफरेंट फाइल्स तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, देखो आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेन कंसेप्ट बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप देख के इसको रिवाइज कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पता है कि बहुत न्यूज में चल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इस साल मिड में किसको क्रॉस कर देगी, चाइना को क्रॉस कर देगी। तो यही बेसिकली यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की बात हो रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन मिड 2023 में कितनी हो जाएगी, 142 जो है 142.86 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा। ठीक है, और आपने इसके रिलेटेड क्या पता होना चाहिए आपको, देखो अब इसके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी हो जाएगी, 2.0। 2023 में इंडिया की फर्टिलिटी रेट हो जाएगी 2.0। फर्टिलिटी रेट 2.0 होने का मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे स्टेबल हो, इतना धीरे मतलब अभी इतना जल्दी नहीं होगी, बट धीरे अभी भी हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, पॉजिटिव ग्रोथ ही होगी पॉपुलेशन में, बट अब डी एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी। डी एक्सेलरेटेड ग्रोथ होने का मतलब है कि अब वो इस तरह से ग्रो करेगी कि वो बहुत तेज नहीं बढ़ रही, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले जो ग्रोथ थी उससे कम ग्रोथ होगी। ठीक है, बढ़ेगी अभी भी पॉपुलेशन हमारी, बट एक डी एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी हमारी 2064 तक, ये इस जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, आपने याद रखना है कि फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी रेट 2 होगा 2023 में अभी है, और स्टेबल है, इसका मतलब ये स्टेबल हो रही है पॉपुलेशन, और एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ेगी बट अब ग्रोथ जो है वो डी एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, अब इंडिया की अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो 68% हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ये हमें डेमोग्राफिक विंडो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डिविडेंड में। देखो इसका कहने का मतलब है कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 68% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, तो जिसकी यूथ पॉपुलेशन होती है आपको पता है उसमें कितना पोटेंशियल होता है, वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर सकती है। बट इसके लिए हमारी 4 चीजें अच्छी होनी चाहिए अगर हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इस डेमोग्राफिक बोनस का अगर हमें फायदा उठाना है तो 4 चीजों में हमें काम करना बहुत जरूरी है। एक तो एम्प्लॉयमेंट, अगर यूथ एम्प्लॉयड ही नहीं है तो ये 68% का हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर उससे एम्प्लॉयमेंट लेंगे तभी हमसे इससे फायदा है। सेकंड, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हमें काम करना है, हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करना है, और गवर्नेंस, ये 4 चीजों पे हम वर्क करेंगे तो इस डेमोग्राफिक जो हमें विंडो मिला है, एक इकोनॉमिक डिविडेंड मिला है, इसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल की बात की गई थी। रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि वो फर्टिलिटी नंबर्स जो हमें मेंटेन रखना है ताकि सेम पॉपुलेशन मेंटेन रहे। देखो रिप्लेसमेंट लेवल मतलब आज 50 बंदे हैं, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद उतनी मतलब हमारा फर्टिलिटी रेट इस तरह से हो कि आगे वाले टाइम में भी 50 बंदे ही आए, 50 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, तो अब आपने यहां पर सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि फर्टिलिटी रेट जो है इस बार कितना रहेगा, 2.0, और स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ हम ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ होगी अभी बट डी एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगी और 2064 तक होगी, और इंडिया जो है मिड इस साल किसको क्रॉस कर देगा, चाइना को क्रॉस कर देगा, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाइब्रेंट विलेज प्लान। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, इसको मर्ज किया जा रहा है पीएम गति शक्ति के साथ। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्लान को किसके साथ मर्ज किया जा रहा है, पीएम गति शक्ति के साथ। देखो अब हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, पहले हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो आपको पता है हमारी सराउंडिंग कंट्रीज में 2 नेबरिंग हमारी जो कंट्रीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, दोनों बहुत हॉस्टाइल्स हैं टुवर्ड्स इंडिया, तो हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। अब चाइना के साथ जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया, उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ताकि लोग वहां पर रहें, अगर लोग वहां पर रहेंगे चाइना के साथ बॉर्डर एरिया में, जैसे उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल हो गया, जैसे हमारा लद्दाख वाला रीजन हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। सिक्किम रीजन में मतलब उधर रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी बना रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट करें ताकि इन विलेजेस में लोग रहें, यहाँ से भागे नहीं। अगर विलेजेस में लोग रहेंगे इससे हमें बहुत फायदा है। कैसे फायदा है, देखो अगर विलेजेस में लोग होंगे तो जैसे चाइना बार बार एंटर करता है हमारी टेरिटरी की तरफ, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसीलिए है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहले आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। इसमें 2967 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, इन स्टेट्स में, और इनको हम क्या करें, कंप्रीहेंसिव डेवलप करें। मतलब सिर्फ कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट आती है, सिर्फ ये नहीं है रोड्स बना देना, यहाँ पर हम
कम्युनिकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करें, टूरिज्म को इम्प्रूव करें, ताकि ऑल इन ऑल लोग यहाँ पर इन विलेजेस में रहें, यहाँ से बाहर ना जाएं। ठीक है, अब इसके साथ इसको किसके साथ मर्ज किया जा रहा है? पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति प्रोग्राम क्या है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी रोड्स भी आ जाती हैं, कम्युनिकेशन में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करती है, मतलब 16 अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री हैं, वो इकट्ठे काम कर रही हैं और पीएम गति शक्ति के तहत इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही हैं। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हम मर्ज करें पीएम गति शक्ति के साथ, इसका मतलब इससे क्या फायदा होगा कि ये जो पीएम गति शक्ति में जो 16 मिनिस्ट्रीज आपस में मिलके काम कर रही है, वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बूस्ट करने में क्या करेंगी? हेल्प करेंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चाइना बॉर्डर में क्या किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और पीएम गति शक्ति का मेगा प्रोजेक्ट भी इसके साथ लिंक होकर चलेगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि भास्कराचार्य जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, बाइसैग, एंड ये क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा? सैटेलाइट इमेजेस और जीआईएस प्रोवाइड, मैपिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंदर। तो मतलब ये मैपिंग और सैटेलाइट इमेजेस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारे बाइसैग एंड जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करेगा। ये आपने याद रखना है। आई होप आपको वाइब्रेंट विलेज प्लान और पीएम गति शक्ति जो है उसके बारे में समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को नोटिफाइड डिसीज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे भारत में मलेरिया को अब एक नोटिफाइबल डिसीज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले बिहार, अंडमान निकोबार आइलैंड, मेघालय, यहाँ पर तो प्रोसेस चल रहा है कि इसको नोटिफाई किया जाए। अब हम ऑल टुगेदर मलेरिया को पूरे इंडिया में ही नोटिफाइबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब नोटिफाइबल डिक्लेयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखो, ये इंडिया का विजन है कि इंडिया को मलेरिया फ्री बनाया जाए 2027 तक, और इस डिसीज को कंप्लीटली इलिमिनेट ही कर देना है हमने 2023 तक। तो 2027 तक हमें इसको मलेरिया फ्री बनाना है इंडिया को, और कंप्लीटली इलिमिनेशन कब तक कर देनी है? 2030 तक। तो ये हमारा प्लान है, इसलिए हम मलेरिया को क्या करें? एक नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर करें। अब आप बोलोगे सर नोटिफाइबल डिसीज का मतलब क्या है? देखो, नोटिफाइबल डिसीज का मतलब होता है कि अगर किसी डिसीज को आपने नोटिफाइबल डिक्लेयर कर दिया, तो आपके वहां अगर उसका कोई भी केस आता है तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताओगे। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताओगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को नॉलेज होगी, वो उसके रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, वहां पर वैक्सीन मेडिसिन वगैरह पहुंचाएगी। तो इसीलिए नोटिफाइबल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर अब ये कानूनी है कि आपने उसको रिपोर्ट करना, हर एक केस को रिपोर्ट करना और गवर्नमेंट अथॉरिटी तक उसको पहुंचाना है। तो बहुत सारी डिसीजेज ऑलरेडी सेंटर ने नोटिफाई करी हुई हैं, जैसे कॉलरा, डिप्टीरिया, एन्सेफेलिटिस, लेप्रोसी, मेनिंगिटिस, वूपिंग कफ, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन सबको ऑलरेडी नोटिफाइबल डिसीजेज डिक्लेयर किया हुआ है। देखो, अगर आप साइंस, आपके एग्जाम में डिसीजेज, विटामिन और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स लाए हुए हैं, तो आप साइंस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आई टैब में भी उसका शो हो रहा होगा आपको, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, अगर देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखो अभी ना इंडो पैसिफिक रीजन की बहुत बात होती है। इंडो पैसिफिक कौन सा रीजन है? इंडिया और पैसिफिक वाला। देखो, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन वाला रीजन, और यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन, ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, और चाइना इसको बोलता है एशिया पैसिफिक। हम प्रमोट करते हैं इंडो पैसिफिक। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, वर्ल्ड का ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, और ये इंडिया की सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे इंडिया इंडो पैसिफिक को प्रमोट करता है, रिसेंटली क्या किया, बांग्लादेश ने सभी स्टेक होल्डर्स को बोला है कि वो पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और काउंटर टेररिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इसके लिए बांग्लादेश ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा है, इंडो पैसिफिक रूपरेखा। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाता है इंडो पैसिफिक रूपरेखा क्या है, तो आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश ने रिसेंट एक डॉक्यूमेंट, अपना पहला कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट किसके लिए बताया, इंडो पैसिफिक में पीस कैसे मेंटेन करें, काउंटर टेररिज्म में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। तो ये बांग्लादेश रिलेटेड है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इनटेक। आपको एग्जाम में इनटेक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। देखो, कई बार क्या होता है ना, हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनटेक की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। अब ये इनटेक जो है, इनटेक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम सोचेंगे कि ये तो करंट में कभी आया नहीं, बट देखो इनटेक का स्मॉल सा रोल है यहाँ पर, बट इसकी वजह से इसका स्टैटिक पोर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि इनटेक जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू बना है, तो आप बोलोगे इनटेक कहां से आया, ये कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ना हिस्ट्री से है ना ये पॉलिटी से है, बट ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने करंट को स्टैटिक के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए।
अभी इंटेक ने क्या किया है, गवर्नमेंट को बोला है कि वो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, एक विला कोमांडम ये एक स्ट्रक्चर है, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, और महाविष्णु टेम्पल तिरुनवेली जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। तो मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो हमारा इंटेक है, उसने अर्ज करा है, गवर्नमेंट को बोला है कि वो क्या करें, दो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करें, एक तो विला कमोडम एक ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, और महाविष्णु टेम्पल जो है तिरुनवेली का, इसको प्रोटेक्ट करना। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इंटेक के बारे में हमें पढ़ना है, और दूसरा महाविष्णु टेम्पल जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इंटेक के बारे में देख लेते हैं पहले। इंटेक जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो बिल्कुल नहीं, एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पे एनजीओ है, एक तरह की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किसके अंडर रजिस्टर है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन है, एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इन 1984 में बनाई गई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ताकि हेरिटेज के रिलेटेड अवेयरनेस और कंजर्वेशन इंडिया में प्रमोट की जाए। हेरिटेज को कंजर्व करना और उसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने का ये काम करती है, आपने याद रखना है। अब दूसरा हमने इंपॉर्टेंट देखना है तिरुनेली टेम्पल, ठीक है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए इसने बोला है। अब देखो तिरुनेली टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये एक लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है केरला में, आपने ये याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक और नाम है सामाला क्षेत्रम। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में, सामाला क्षेत्रम जो है इसका नाम है, आपने ये भी याद रखना है। और तीसरा इसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं काशी ऑफ साउथ। देखो जो काशी नॉर्थ में है ना, तो काशी ऑफ साउथ किसको बोलते हैं? इस टेम्पल को बोलते हैं जो तिरुनेली टेम्पल्स है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर तीन रिवर्स मिलती हैं आपस में आके, ये भी आप देख सकते हो, एक है पापनासनी, एक है कुदामूर्ति, एक है कोटापूजा। तो तीन हमारे पास नदियां हैं यहाँ पर आके मिलती हैं, एक है पापनासनी, पाप को खत्म करने वाली, सेकंड वन इज कुदामूर्ति, कुडामूर्ति, ये साउथ इंडियन नेम्स हैं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और तीसरा इज कोटा पूजा। तो ये आपने याद है, यहाँ पर तीन नदियां आपस में आकर मिलती हैं। लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, साहामाला क्षेत्र में इसको कहते हैं, और इसको काशी ऑफ साउथ भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट न्यूज इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने रिसेंटली क्या करा है, उसने 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स की स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। तो देखो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, जीनोम्स को, जीन्स को स्टडी किया जा रहा है, 10,000 अलग अलग पॉपुलेशन के जीन्स को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, और डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस 2/3 कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2/3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपने ये याद रखना, 66% ऑलमोस्ट जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। प्रोजेक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग किसने स्टार्ट करा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। कितने ह्यूमन जीनोम्स हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं? 10,000, ठीक है, 10,000। अब जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है ये समझ लो पहले। देखो प्रोसेस ऑफ डेसिफरिंग द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर ऑफ जीनोम टू डिकोड जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन। देखो ह्यूमन के जेनेटिक को समझने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग क्या करते हैं। देखो अगर आपको पता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो ये हमारे पास एक डीएनए होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडेनिन होता है, जैसे यहाँ पर एडेनिन थायामीन होता है, गुआनिन साइटोसिन होता है, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस को स्टडी करके हम चेक करते हैं कि उसके जीन्स क्या हैं, उसके फिंगरप्रिंट कैसे हैं। जैसे आपको कैसे पता चलता है कि आप अपने फादर के, अगर आप पता करना हो तो एक चाइल्ड होता है ना, अगर हमें बाहर कोई चाइल्ड मिले, अगर हमें पता करना हो कि इसके पेरेंट्स कौन है, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करते हैं या डीएनए के थ्रू ही समझते हैं। तो ये बेसिकली डीएनए में जीनोम सीक्वेंसिंग ही हम करते हैं, हम उसके जीन्स को देखते हैं और जीन्स को मैच करवाते हैं। तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। इससे क्या होगा, देखो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन में वेरिएंट्स कितने हैं, मतलब हर एक पॉपुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब हमें डिफरेंसेस पता चल जाएंगे तो हम इसकी हेल्प से ड्रग्स बना सकेंगे डिफरेंट तरह की, डिफरेंट पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है। ये एक साइंस एंड टेक का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपने याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये जीन सीक्वेंसिंग वाला प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट करा है, और 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को हम इसको स्टडी करें फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया लेटर दिस वीक। देखो ये ऑलरेडी हो चुका है। देखो अभी क्या हो रहा है, एससीओ की मीटिंग हो रही है, कहां पर हो रही है इस बार? न्यू दिल्ली में, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
अब उसमें क्या होता है, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी मिलते हैं और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी मिलते हैं। तो इसमें ये इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, और इसमें यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पे किसको बुलाया गया है, बेलारूस और ईरान को। देखो अभी हम एससीओ के बारे में समझेंगे, बट आप देखो यहाँ पर बेलारूस और ईरान को हमने ऑब्जर्वर बुलाया, बट आप ये याद रखना कि ईरान बहुत जल्द, मतलब इसी सेशन में ईरान क्या हो रहा है, ये भी एससीओ का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। ठीक है, अभी तो ऑब्जर्वर था बट अब इसको परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है। तो ये सिंपल न्यूज है कि इंडिया ने होस्ट करा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होती है और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग भी होती है। और रिसेंटली जब मीटिंग हुई थी तो आपने देखा होगा शायद राजनाथ सिंह जी ने, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उनको हैंडशेक नहीं करी। तो इस पे भी न्यूज बनी थी, बट जयशंकर जी ने करा था। तो ये अपनी अपनी उनकी डिप्लोमेटिक वे है करने का, मतलब ये एक तरह का शो करना था कि हमारे और चाइना के जो बॉर्डर टाइज है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये रिसेंट मीटिंग में तो आपको न्यूज में इसके बारे में, इसलिए हमारा एससीओ इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। देखो एससीओ की अगर हम बात करें, इनिशियली 5 कंट्रीज आपस में मिलती हैं, ध्यान से सुनना इसकी हिस्ट्री। 5 कंट्रीज आपस में मिलती है, वो कौन सी कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, एक चाइना, एक किर्गिस्तान, एक हमारे पास रशिया और एक हमारे पास तजिकिस्तान। ठीक है, एक तजिकिस्तान और एक रशिया। ये 5 कंट्री जो थी इनिशियली आपस में मिलती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसका नाम था शांघाई 5। क्या नाम था इसका, शांघाई 5। बाद में क्या होता है, अगले साल इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है। जब इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है तो इसका नाम अब तो 5 नहीं रही, ये 6 होगी, तो अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बाद में इसमें 2 कंट्रीज और ऐड होती हैं। कितनी कंट्रीज ऐड होती हैं, 2 कंट्रीज। वो कौन सी, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 ही हो गए, 6 और 2 8 मेंबर्स हैं, और ईरान भी अब इसमें ऐड होने जा रहा है। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल लेवल की, बेसिकली ये कौन से रीजन में है, एशिया और यूरोप की, क्योंकि इसमें एशिया और यूरोप की दोनों की कंट्रीज हैं। और ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, मतलब बिटवीन गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। और ये कब अनाउंस की गई थी, 2001 में। ठीक है, शंघाई चाइना में इसको किया गया था, और ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं ये आपस में मिली थी। इनिशियली मैंने आपको बताया शंघाई 5 थी, बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया, और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री भी हुई थी, और ईरान भी इस बार ऐड होने जा रहा है। ठीक है, तो एससीओ आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज कर्नाटका हाई कोर्ट हैज इवॉल्व ट्रिपल टेस्ट फॉर कंसिडरिंग द प्ली ऑफ अ कपल टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। देखो ये बहुत न्यूज में चल रहा है आजकल। ये क्या है कि ट्रिपल टेस्ट एक कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा अगर आपने सरोगेसी को परफॉर्म करना है। ठीक है, एक फैमिली है वो चाहती है कि वो खुद, जैसे सपोज करो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो क्या करना चाहते हैं कि वो बच्चे को किसी सरोगेट मदर के थ्रू, सरोगेट मदर वो होती है जो आपके बिहाफ में किसी बच्चे को जन्म देगी और बाद में वो आपको वापस दे देगी। ठीक है, पहली बात, जो नए सरोगेसी रूल्स आए हैं 2022 के, उसके अकॉर्डिंग सरोगेट मदर जो है वो आपके रिलेशन में ही होनी चाहिए। ठीक है, आपके कोई रिलेशन वाला बंदा ही सरोगेट मदर बन सकता है, रिलेशन के बाहर वाला कोई सरोगेट मदर नहीं बन सकता, ये आपने याद रखना है। और इंडिया में कौन सी तरह की सरोगेसी अलो है, अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, ये आपने याद रखना है। कौन सी तरह की सरोगेसी अलो है, अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी में ये होता है कि अगर कोई सरोगेट मदर है जो आपके बच्चे को जन्म देगी, वो क्या करेगी, आप उसको कोई पैसा नहीं दोगे, सिर्फ आप उसको मेडिकल अलाउंस दोगे। ठीक है, आपने उसको मेडिकल अलाउंस देना है, उसको अलावा कोई और पैसा नहीं देना, क्योंकि लोग पैसे के लिए सरोगेसी वाला कंसेप्ट करते हैं। इसको खत्म करने के लिए हमने इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी नहीं रखी है। हमारे इंडिया में कौन सी सरोगेसी चलती है, अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, जिसमें आप सिर्फ फीमेल को मेडिकल अलाउंस देते हो। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जा रहा है, अब हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपने सरोगेसी को परफॉर्म करना है, एक कपल है वो चाहता है कि वो सरोगेट मदर के थ्रू अपने बच्चे को जन्म दे, उस कपल का पहले टेस्ट होगा। वो कैसा टेस्ट होगा, ट्रिपल टेस्ट होगा, 3 चीजों का टेस्ट होगा। एक तो इकोनॉमिक टेस्ट होगा कि वो इकोनॉमिकली उसकी कॉस्ट बियर कर सकता है कि नहीं, एक तो फिजिकल टेस्ट होगा और जेनेटिक टेस्ट होगा। इसके थ्रू पता चलेगा कि वो कपल जो है खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए वो सरोगेसी की तरफ मूव कर रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट आप याद रखो, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए कंसीडर करने के लिए कि एक कपल अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब आपको सरोगेसी के बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सरोगेसी एक प्रैक्टिस होती है जहां पे एक वुमेन जो है वो बर्थ देती है चिल्ड्रन ऑफ अनदर कपल एंड एग्रीज, यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस जो वुमेन जन्म दे रही है उससे एक एग्रीमेंट लिया जाता है कि जन्म के बाद वो बच्चे को हैंड ओवर कर देगी उसके ओरिजिनल
पेरेंट्स को, ठीक है। ये ना हो कि जब सपोज करो बच्चे का जन्म हो गया और वो पेरेंट्स को दे ही ना, उसको लगाव हो जाए, तो इसके लिए पहले ही उसका साइन किया जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया कि इंडिया में सिर्फ एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी जो है वो है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी में क्या होता है, कोई अदर मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होती, कोई और पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इंश्योरेंस कवर इसलिए कि अगर इस प्रोसेस में अगर वुमेन को कुछ हो जाता है या वो कुछ बीमार हो जाती है तो उसका सारा खर्चा भी इनको उठाना पड़ता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इज गिग वर्कर। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक इंट्रोड्यूस करा एक बिल बेस्ड ऑन गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे देखो, कोई भी ऐसी कंपनी आप ले लो जहां पर कोई पार्ट टाइम, जैसे ये हमारे डोमिनोज वगैरह वाले हो गए, ये सारे होते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं गिग वर्कर। ये पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे शाम को कुरियर देने चले गए, इन सबको ऑर्डरली बेसिस में काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो ये इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आपको पता है, बट इनके रिलेटेड कोई इतने अच्छे रूल्स नहीं है। तो इनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, गिग वर्कर्स बिल। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है गिग वर्कर बिल्स किसके रिलेटेड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको पेश करा है, तो ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है। और गिग वर्कर्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मूव करते हैं। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना के रिलेटेड, ये न्यूज में था अभी कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 329 केसेस आउट ऑफ 647 केसेस जो हैं वो सॉल्व हुए। किसके रिलेटेड थे ये? एक्सीडेंट इंश्योरेंस के रिलेटेड, ठीक है। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या होता है? देखो, स्कीम्स और योजना के रिलेटेड मैंने 2 डेडिकेटेड लेक्चर लाए हैं। अगर आप एपीएफसी एग्जाम की, यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज में है, तो वो मैंने दोनों कवर करे हैं लेक्चर, वो जरूर देख लेना। गवर्नमेंट स्कीम्स करके है, उसमें मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना में जितना भी है सारा कवर किया हुआ, और रिसेंट क्या चल रहा है वो भी कवर करा था। अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है। इनिशियली ये 1 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता था, बट 2018 के बाद अब क्या किया जा रहा है? 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ये जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस के जो केसेस हैं, ये 647 केसेस आए, इसमें से सिर्फ 329 केसेस ही क्या हो पाए? सेटल हो पाए। तो यही न्यूज है। अब न्यूज तो सिर्फ इतनी थी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कंप्लीटली मैंने आप वहां पर कवर करी है, तो आप वो देख सकते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जब कब लॉन्च हुआ था? 2014 में, आपने याद। इसके थ्रू क्या है? बेसिकली इसको लॉन्च करने का यही रीजन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा खाते खुले। इसमें रुपए जो डेबिट कार्ड है उसकी सर्विसेज भी दी गई। उसके बाद जब भी, अभी देखो, जब कोविड आया था तो इसके अकाउंट में पैसे भी डाले गए लोगों का, और डिफरेंट स्कीम्स के पैसे भी हम वहां पर डाल सके। रेमिटेंसीज हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस, ये सारी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और ये गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज पेटेंट फिलिंग इन इंडिया सर्ज 13.6% इन फिजिकल ईयर 2022, ठीक है, मेकिंग द हाईएस्ट इंक्रीज एनुअल इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में, देखो पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा पेटेंट फिल हुए हैं इस साल। तो कितना पहुंच गया? 13.6। पेटेंट क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पेटेंट होता है कि आप किसी चीज के लिए अपना राइट लेते हो। जैसे सपोज करो आपने अपने दिमाग की हेल्प से आपने रिसर्च कर करके कुछ बनाया है, ठीक है, एक चीज बनाई। जैसे सपोज करो आपने कोई ड्रग बनाई है, मतलब दवाई की बात करो, मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है। तो आपने कोई मेडिसिन बनाई है और ये आपने बहुत सालों की रिसर्च करके इस मेडिसिन को बनाया। अब अगर आपने मेडिसिन बनाई और अगर ये फॉर्मूला आप सबको दे देते हो, तो आपकी वो रिसर्च में जो खर्चा आया तो वो कहां से पूरा होगा? इसके लिए क्या लिया जाता है? पेटेंट लिया जाता है। जैसे 10-20 सालों का पेटेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आप 20 सालों तक अगर आपको पेटेंट मिला है गवर्नमेंट के थ्रू, इसका मतलब 20 सालों तक उसमें कोई और उस फॉर्मूला की ड्रग नहीं बना सकता जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो पेटेंट की फीलिंग्स है ये बढ़ के 13.6% हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पेटेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपने याद रखना। और पेटेंट होता क्या, मैंने आपको बता दिया, सोल राइट जो है प्रॉपर्टी को गारंटी किया जाता है, क्योंकि उसने उस टेक्निक को यूज करके कुछ ऐसा डेवलप करा है जो एक अच्छा सोल्यूशन लाया, एक इन्वेंशन किया, तो उसके लिए उसको पेटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो स्लाइड्स, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां पर इसको बार बार देख के अपने दिमाग में इन चीजों को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो WMO पब्लिश करता है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि वर्ल्ड के जो सी लेवल हैं वो बहुत तेजी से राइज हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारे वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगे। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से सी लेवल राइज करे, तो यही इस रिपोर्ट में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अब क्विक डाइजेस्ट में हम देख लेते हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको कब बनाया गया? 1915 में, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने आपस में मिलकर और सहमति से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इनिशियली इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसका नाम पड़ा वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। कब से? 1951, मतलब 1950 में ये बनी और 1951 से ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। और ये किसके अंडर आती है? आपने याद रखा है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपने याद रखना है। तो न्यूज क्या थी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आई है 2022 की। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसने एक्सप्लेन करा है कि वर्ल्ड लेवल जो है वो राइज हो रहे हैं एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, मतलब बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं। और ये आपने देखना है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट न्यूज और आज की लास्ट न्यूज जो हमने इस वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करी है। देखो, इंडिया ने अपनी थर्ड शिप जिसका नाम है INS तरकश, तो आपको INS तरकश अगर न्यूज में आ गया तो देख लेना, इंडिया की जो है ये शिप है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको कहां पर भेज दिया है? पोर्ट सुदान में। तो सुदान के रिलेटेड हमने एक शॉर्ट वीडियो लाई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था सुदान क्या है, उसमें क्या कंफ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी भी स्टार्ट करा है। सुदान में देखो क्या हो रहा है, उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी आर्मी और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये एक मतलब स्टेबल कंट्री नहीं है। तो अब क्या किया जा रहा है, उधर से कंट्रीज अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करे। तो इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। उसके तहत ही ये सुदान में एक INS तरकश को भी भेजा गया था, ठीक है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आपके लिए ना एग्जाम में सुदान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो सुदान कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। मैंने वहां पर मैप के थ्रू समझाया था, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सुदान है। सुदान की सराउंडिंग कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुदान के अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है, इजिप्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इरिट्रिया है यहाँ पर। फिर उसके नीचे इथोपिया आ जाता है। देखो ये सराउंडिंग कंट्रीज है सभी। उसके नीचे साउथ सुदान, पहले सुदान साउथ सुदान इकट्ठे थे, अब अलग हो गए, साउथ सुदान है। उसके बाद अगर हम इसके साउथ वेस्ट में चल जाएं तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो चैड है यहाँ पर, और उसके ऊपर चले जाएं तो लिबिया है, ठीक है। क्या है? लिबिया। तो ये हमारे पास 7 कंट्रीज हैं जो सराउंडिंग है, 3 ये होगी और ये 4 होगी, तो 7 सराउंडिंग कंट्री। और यहाँ पर पर्शियन गल्फ भी आ जाता है, ठीक है, तो वो वाटर बॉडी है, ये भी आप देख लेना। तो ये सुदान की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेशन कावेरी किसके लिंक है, तो सुदान में इवैक्यूएशन प्रोसेस जो इंडिया ने स्टार्ट करा है उसके रिलेटेड है। आई होप आपको आज का इस लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आज कमेंट में करके जरूर बताना कि इस सीरीज को हमें स्टार्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यूज जो हैं वो जरूर शेयर करें और ये सीरीज को शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव अगर आपके लिए है, फ्री है, तो सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे हमें भी हेल्प मिलेगी हमारे चैनल को स्प्रेड करने में। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज चल रही है, वहां पर आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs, और MCQs के थ्रू हमने जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हमारी जो सीरीज है वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि वो डिफरेंट एग्जाम से ही हमने क्वेश्चन उठाए। अगर आप JKS, UPSC, SSC, बैंक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने पड़े, क्योंकि इसमें हम स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं और करंट भी कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।